वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। जब भी फैंटेसी मूवीज की बात आती है तो शायद ही कोई रशियन मूवीज को टक्कर दे सकता है। वैसे रशिया में ऐसी ऐसी अद्भुत कहानियां बताई जाती है ना, जिन्हें वो अपनी इन फैंटेसी मूवीज में जोड़ लेते हैं, जिसकी वजह से मूवीज बन जाती हैं काफी इंटरेस्टिंग। तो वैसी एक कहानी पर आधारित एक मूवी जो इसी साल और वो भी रिसेंटली रिलीज हुई है, वो हम आपके लिए चुनकर लेकर आ गए हैं। तो आइए देखते हैं आज की रशियन फैंटेसी मूवी जिसका नाम है फिनिश द फर्स्ट वॉरियर। इसके विजुअल्स और कहानी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगे, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बेलारिस नाम के एक छोटे से गांव में। उसके चारों तरफ घने जंगल हैं। यहाँ वॉइस ओवर में कोई कहता है कि मैं फैल्कन वीर हूँ और ऐसा कोई बड़ा जानवर या राक्षस है ही नहीं जिसे मैं पकड़ नहीं सकता। मेरी तरह कई फैल्कन्स हैं जो बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते फिरते हैं, पर हाँ, मुझ जैसा वीर कोई नहीं है, क्योंकि मेरा नाम है। अब दोस्तों, इससे पहले वो अपना नाम बताता, उसका नौकर आ जाता है और कहता है कि बॉस बॉस, आपने मुझे बुलाया था क्या? अब गधे कहीं के, मेरा पूरा इंट्रोडक्शन खराब कर दिया तूने। सॉरी फिनिश्ड जी, गलती हो गई। इस तरह वो हीरो का इंट्रो दे देता है दोस्तों। जी हाँ, अपने हीरो का नाम है फिनिश्ड। आगे भी ये नौकर कहानी में बरकरार रहेगा तो इसका कोई नाम रखना पड़ेगा। चलिए इसको बबलू कह देते हैं। वैसे अपना फिनिश्ड सच में एक वीर है। 100 लोग भी लड़ने आ गए ना तो अकेला सबका मुकाबला कर सकता है, इतना वीर। तो अब फिनिश्ड और बबलू जंगल में जा रहे होते हैं। यार बबलू, हम जिस बड़े जानवर को ढूंढ रहे हैं वो कहाँ चला गया? क्या बॉस, मैं भी आप ही की तरह साथ आ रहा हूँ, मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ गया? वैसे हम जिस सुअर को ढूंढ रहे हैं उसने आसपास के गांव के खेतों को बर्बाद कर दिया है, और मैंने सोचा भी नहीं था बबलू कि सुअर का शिकार करने की नौबत आ जाएगी मुझे। बॉस, सुअर को इतना मामूली मत समझो, वो बहुत बड़ा और खतरनाक है। अरे बड़े से बड़े राक्षस से मैं नहीं डरता तो ये सुअर किस खेत की मूली है? इस तरह डायलॉग झाड़ते हुए वो आगे देखता है तो एक बड़ा सा सुअर खरांटे भर रहा होता है। बॉस बॉस, अभी भी टाइम है, वापस चलो। जिस पगडंडी से यहाँ तक आए ना उसी से वापस चले जाते हैं। अबे तू मेरी इंसल्ट कर रहा है क्या बबलू? इस सुअर से मैं नहीं डरता। ये कहकर फिनिश्ड सर पर हेलमेट पहनकर हथियार लिए तेजी से आगे बढ़कर एक जंप मारता है, लेकिन सुअर की तोंद से टकराकर नीचे गिर जाता है। मैं हार नहीं मानूंगा, ये कहकर वो उसको धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन बात नहीं बनती तो उसकी तोंद पर लकड़ी चलाने लगता है, पर सुअर तो हिलने का नाम ही नहीं लेता। यहाँ फिनिश्ड मेहनत कर रहा है, लेकिन बबलू को देखिए मजे से चिकन और रोटी खा रहा है। फिनिश्ड सुअर के बाल पकड़कर उसके पेट पर चढ़ जाता है और खूब पीटता है उसको कि सपना देखना छोड़ और उठ जा सुअर कहीं के, लेकिन वो जरा भी नहीं हिलता। बबलू अपने बैग से उसको मारने लग जाता है तो गलती से उसका बैग सुअर की नाक में फंस जाता है। अब उसको निकालने के लिए वो भाला अंदर घुसाता है, पर लगता है सुअर को गुदगुदी हो गई। वो जाग जाता है और जोर से चीखता है और बबलू को नहला देता है पूरा। ये कोई नॉर्मल सुअर नहीं है दोस्तों, चमगादड़ जैसे पंख हैं इसके। अब बबलू रिवर्स गियर में चलने लगता है तो सुअर आगे बढ़ता है। बबलू को बचाने के लिए फिनिश्ड नीचे उतरकर उसकी नाक पकड़ता है। सुअर तो अपना सर हिला देता है और फिनिश्ड तब उड़कर उसकी पीठ पर लैंड हो जाता है। तभी बबलू भी फिनिश्ड के पास रस्सी को फेंक कर कहता है कि बॉस बॉस, अब तो आप ही इसका शिकार कर सकते हैं। और अब सुअर तो डर के मारे उड़ने लग जाता है। उसके पंख पर 2 नाखून होते हैं जिन पर हुक लगाकर फिनिश्ड उसे लॉक कर देता है। कुछ ही दूर पर फिनिश्ड का गांव दिखता है। अब जैसे सुअर गांव के ऊपर उड़ता है ना तो फिनिश्ड उसके पंख पकड़कर खींचता है और सुअर उड़ ही नहीं पाता। वो सीधे फिनिश्ड के गांव में जाकर लैंड कर देता है। पहले तो गांव वाले घबराते हैं, लेकिन सुअर के ऊपर अपने हीरो को बैठा देखकर सभी उसकी जय जयकार करते हैं कि फैल्कन वीर आ गया है। और यहाँ पे मूवी का टाइटल डालकर मूवी आगे बढ़ती है। अब उस सुअर को पकाकर वो गांव वालों के साथ शेयर करता है और खासकर बच्चों को देता है। फिनिश्ड की तरह वहाँ कई डॉल्स होते हैं जिन पर वो अपना ऑटोग्राफ देता है। वैसे यहाँ फिनिश्ड जैसे कई फैल्कन वीर हैं, लेकिन जो फैल्कन सबसे खतरनाक जानवर का शिकार करके लेकर आता है ना, उसी को इज्जत, खाना, रहने की जगह, सारी चीजें दी जाती है। फिनिश्ड ये सारी चीजें इसीलिए करता है ताकि लोग उसको सबसे ज्यादा वीर समझें और उसे इस तरह से इज्जत देते रहे। यहाँ से अब सीधे याका नाम की एक जादूगरनी को दिखाते हैं। मार्केट में वो कुछ खरीद रही होती है कि अचानक उसके एक हाथ की चमड़ी सिकुड़ने लगती है, जैसे कि वो बूढ़ी हो रही हो। वो अपने बैग से एक मैजिकल एप्पल खाती है तो ये देखिए उसकी जवानी वापस। वो फिनिश्ड से कहती है कि गर्मियों के दिन है, ऐसे में अगर तुम तालाब से पत्थरों को हटा दोगे तो मुझे पानी मिलने में आसानी होगी। पर फिनिश्ड अकड़कर कहता है कि अरे मुझे समझ के क्या रखा हुआ है तुमने, मैं बहुत बड़ा वीर हूँ, कोई तुम्हारे घर का नौकर नहीं। जानती हो, मैंने ज्वालामुखी पर्वत पर पत्थर से बने उस राक्षस को हराया है, घने जंगल में 2 सर और 6 हाथों वाले उस जानवर को मारा है, और तो और पहाड़ पर रह रहे उस खतरनाक मॉन्स्टर को भी मैंने ही हराया है। ऐसे वीर को तुम तालाब से पत्थर निकालने को कह रही हो? और यहाँ पर बबलू भी चुप नहीं रहता और कहता है कि अरे तुम असल में बूढ़ी जादूगरनी हो ना, मैजिकल एप्पल खाकर जवानी दिखाती रहती हो, लोगों को धोखा दे रही हो तुम। और इस पर ये देखिए दोस्तों, याका एक मैजिकल पाउडर उस पर डालती है जिससे कि उसकी टोपी में जान आ जाती है और वो बबलू को निगलने लगती है। आखिर तब फिनिश्ड उसको बचा लेता है, लेकिन याका यहाँ पर फिनिश्ड को देखकर हंसती रहती है और इस इंसल्ट को फिनिश्ड बर्दाश्त नहीं कर पाता। दोनों घर तो आ जाते हैं, पर फिनिश्ड कहता है कि हमें किसी और खतरनाक मॉन्स्टर का शिकार करना पड़ेगा, तभी याका जैसे लोग हमारी इज्जत करेंगे। बॉस, मैं एक जगह को जानता हूँ जहाँ ऐसा मॉन्स्टर रहता है। दक्षिण दिशा में जो जंगल है उसे पार करके एक पहाड़ आता है,
उस पहाड़ पर एक बड़ा किला है जहाँ पे एक खतरनाक मॉन्स्टर ने एक लड़की को बंदी बनाकर रखा हुआ है। पहले भी कई फैल्कन्स उस लड़की को बचाने के लिए और अपनी ताकत की मिसाल कायम करने के लिए उस मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन जो भी फैल्कन वहाँ जाता है ना, वो जिंदा नहीं लौटता। अबे ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई बबलू? हम तो जरूर जाएंगे और उस मॉन्स्टर का खात्मा करके उस लड़की को छुड़ा लेकर आएंगे, देखना। दोस्तों यहाँ से कट करके कुछ घंटों के बाद दिखाते हैं कि दोनों जंगल पार करके उस पहाड़ के पास पहुंच चुके हैं। वहाँ कुछ फैल्कन्स कैंप फायर लगाकर बैठे होते हैं। फैल्कन्स के बीच हमेशा कंपटीशन चलता रहता है कि कौन सबसे ताकतवर वीर है, इसीलिए वो फिनिस्ट को उतनी ज्यादा इज्जत नहीं देते। पर फिनिस्ट उनसे कहता है कि देखो, मैं भी तुम्हारी तरह उस मॉन्स्टर को जान से मारने के लिए ही आया हूँ। अलग अलग जाने से तो अच्छा होगा कि हम एक टीम बनाकर उस मॉन्स्टर से लड़े और उसको हरा दे। वैसे तुम लोग काफी थके हुए लग रहे हो, ये एनर्जी ड्रिंक पी लो, काफी चुस्ती महसूस करोगे। वो भी ड्रिंक कर लेते हैं क्योंकि फिनिस्ट उनसे कई ज्यादा नाम कमा चुका था और उन्हें विश्वास है कि फिनिस्ट उन्हें धोखा नहीं देगा। फिनिस्ट फिर बबलू को अलग में ले जाकर पूछता है कि ओए सुन, तूने आइटम ठीक से मिला दिया था ना इसमें? अरे बिल्कुल मिला दिया था बॉस। उसे शराब को पीते ही सबके सब सो जाएंगे और खराटे भरने लगेंगे। वेरी गुड चेले, बस सुबह हो जाए, मैं अकेला किले में जाकर उस मॉन्स्टर की धज्जा उड़ा दूंगा। वो इतना आसान काम नहीं है बॉस। अरे मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है बबलू, मुझे तो बस लोगों की नजरों में हमेशा वीर बनकर रहना है। अपना इमेज मेंटेन करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वेल दोस्तों, अगली सुबह बाकी फैल्कन्स गहरी नींद में होते हैं। तभी फिनिस्ट पहाड़ के उस किले पर आता है और उसके बड़े दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है। वहाँ पर हर तरफ कपड़े लटक रहे होते हैं। वो एक लड़की को देखता है जिसका नाम है लीजा। फिनिस्ट कहता है कि मैंने सोचा कि सबसे पहले तो मेरी मुलाकात उस मॉन्स्टर से होगी और मैं उसे मारकर आपको छुड़ा ले जाऊंगा। खैर आप डरिए मत, मैं आपको बचाने के लिए आया हूँ। वो कहती है वो मुमकिन नहीं होगा, तुम यहाँ से चले जाओ। ये कहकर वो डर के मारे भागने लगती है। फिनिस्ट उसका हाथ पकड़कर पूछता है कि आप मुझसे डर क्यों रही है? मैं सच में आपको यहाँ से लेकर जाऊंगा। लीजा कहती है मुझे तुमसे नहीं, उस मॉन्स्टर से डर है। और तभी दोस्तों एक सांप फिनिस्ट को काटने के लिए वहाँ पर आता है। लीजा तो डर के मारे भाग जाती है। तब फिनिस्ट उस सांप से लड़ने लगता है और तो पहली बार उस मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो कि बिल्ली, ड्रैगन और सांप का मिश्रण लगता है। जो सांप फिनिस्ट पर हमला कर रहा था ना, वो उस मॉन्स्टर की पूंछ है। पहले तो वो फिनिस्ट को मारकर गिरा देता है, लेकिन फिर अपना हीरो दोस्तों उस मॉन्स्टर को उठाकर पटक देता है और फिर अपने हथियार से दीवार पर मारता है तो एक बड़ा पत्थर उस मॉन्स्टर पर गिर जाता है और वो काफी घायल। मौका देखकर फिनिस्ट उसकी पूंछ पकड़कर उसके 2 टुकड़े करने की कोशिश करता है, लेकिन पूंछ तो सांप है, इसलिए वो फिनिस्ट पर जहर उगलकर जल्दी से बच निकलता है। इस बात से बेखबर फिनिस्ट आंखें मलता रह जाता है क्योंकि वो ठीक से देख नहीं पाता। फिर वो अपने हथियार से आसपास के खंभों पर वार करने लग जाता है। उसे लगता है कि वो मॉन्स्टर यहीं कहीं पर होगा और खंभों के हिलने से किले का सबसे बड़ा मीनार टूटकर गिर जाता है। उस आवाज को सुनकर बाकी फैल्कन्स भी आ जाते हैं। ये अपना बबलू, इसको देखिए, ये फिनिस्ट की तारीफ पे तारीफ करता है कि जिस खतरनाक मॉन्स्टर को आज तक कोई फैल्कन मार नहीं पाया, उसे फिनिस्ट ने मार डाला। लेकिन अभी फिनिस्ट की हालत ऐसी है कि वो एक जगह पर फंसा हुआ है, वहां से बाहर नहीं निकल पाता। बबलू और बाकी फैल्कन्स मिलकर उसको बाहर निकालते हैं। फिनिस्ट उनका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अरे वैसे तुम सब हो कहाँ? बबलू कहता है कि मजाक मत करो बॉस, हम सब आपके सामने खड़े हैं। फिनिस्ट कहता है कि अबे बबलू, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ है बस। और तब बाकी फैल्कन्स बताते हैं कि एक्चुअली क्या है कि इस मॉन्स्टर का जहर जिसके ऊपर गिर जाता है ना, वो अंधा हो जाता है और उस अंधेपन को दूर करने की दवा आज तक बनी ही नहीं और तुम देख नहीं सकते, इसलिए तुम फैल्कन अब नहीं रहे। कहकर वो सभी अपने अपने गांव चले जाते हैं। फिनिस्ट और बबलू भी अपने गांव आ जाते हैं, लेकिन उदास होकर। फिनिस्ट बहुत ही गुस्से में होता है क्योंकि आज तक उसे जो लोग इज्जत देते थे, अब उसे वो सारी चीजें नसीब नहीं होंगी। दूसरी ओर दोस्तों, याका के पास जो मैजिकल एप्पल्स थे वो उसके पुरखे उसके लिए छोड़ गए थे, लेकिन अब वो खत्म हो चुके थे। अपनी जवानी बरकरार रखने के लिए वो एक नई दवा बनाकर रख रही होती है, जिसमें वो ढेर सारे केंचुए, हरे मेंढक, घोंघा और भी न जाने क्या क्या मिला रही होती है। आखिर वो एक बढ़िया सा लेप तैयार करती है जिसको वो अपने यहाँ फेस पे लगा लेती है। तब उसके घर को दिखाते हैं जो दिखने में तो मामूली सा झोपड़ी लगता है, पर उसके मुर्गी जैसे पर होते हैं। तभी बबलू आकर उससे मदद मांगता है कि पहाड़ के उस मॉन्स्टर के जहर से फिनिस्ट अंधा हो गया है, तुम्हारे पास कोई दवा हो तो प्लीज दे दो। याका कहती है कि अच्छा, वो ठहरा बड़ा महान वीर, बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया है उसने, उसे मुझ जैसी मामूली बूढ़ी जादू करने की जरूरत क्यों पड़ गई बताओ? मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। ये कहकर वो फिर बबलू पर कोई पाउडर डालती है जिससे बबलू के बूट्स में जान आ जाती है और वो उसके पैरों को निगलने लगते हैं। बबलू फिर जान बचाकर वहां से तुरंत भाग जाता है। अब यहाँ फिनिस्ट भी समझ चुका था कि उसे अंधेरे में जीने की आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि अब वो फैल्कन नहीं रहा। फिर भी गांव वाले उस पर तरस खाकर उसे अक्सर फल वगैरह देते हैं, लेकिन गांव के बच्चे चोरी छुपे उन्हें वापस लेकर भी चले जाते हैं। असल में जब फिनिस्ट फैल्कन था तब बच्चों को अपने घर में आने से कभी मना नहीं करता था और वो उसके घर से चोरी छुपे फल वगैरह ले जाते थे। अभी भी वो आदत के मारे वही सब करने लग जाते हैं, लेकिन फिनिस्ट दोबारा जाकर उनसे फल नहीं मांगना चाहता।
बहुत देर हो जाती है और अब फिनिस्ट को भूख भी लगती है। तभी बारिश होने की आवाज को सुनकर फिनिस्ट बाहर जाता है। असल में बारिश के मौसम में यहाँ के लोग घर के बाहर नहीं निकलते और इसी मौके का फायदा उठाकर फिनिस्ट किसी कचड़े के डब्बे में फेंके हुए फल खाकर अपनी भूख मिटाता है। फिर जब वो घर आता है तो बबलू कहता है कि देखिए बॉस, अब आप फैल्कन नहीं रहे, इसलिए आपके साथ रहकर मेरा भी कोई फायदा नहीं होगा, मैं किसी और का चेला बनकर रह लूंगा। कहकर बबलू भी चला जाता है। फिनिस्ट मायूस हो जाता है कि उसका वफादार नौकर भी उसको छोड़कर चला गया। और तब याका आती है और उसे फल और ब्रेड देती है। वो कहती है कि जब मैंने तुम्हारी मदद मांगी तो तुमने नहीं की, इसीलिए मैं तुमसे गुस्सा जरूर थी, लेकिन तुमसे बदला लेना मेरा इरादा नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी आंखों को ठीक करने की दवा आज तक बनी नहीं है। अब ये बात कर रहे होते हैं कितने में कुछ लुटेरे गांव में घुस आते हैं और वो याका को उठा ले जाते हैं। याका जादू करनी है लेकिन उसके पास उतनी ज्यादा शक्तियां नहीं है, बस छोटे मोटे जादू करने की शक्ति है उसमें। यहाँ कुछ लुटेरे फिनिस्ट के घर में घुस आते हैं और उस पर हमला भी करते हैं। फिनिस्ट भले ही देख नहीं सकता लेकिन अभी भी उसमें लड़ने की शक्ति है। जो उस पर हमला करता वो फिनिस्ट की मार खाकर गिर जाता। तो इसी बीच होता यह है कि एक लुटेरा फिनिस्ट के मुंह पे वार करके उसे बेहोश कर देता है। अगली सुबह फिनिस्ट जागता है लेकिन वो हिल भी नहीं पाता, उसको एक जगह पर लॉक करके रखा हुआ है। तब याका उसके मुंह पर पानी छिड़कती है। उसके बाद फिनिस्ट जरा होश में आता है, पूछता है कि हम हैं कहाँ। याका कहती है कि लुटेरों के जहाज में, फिलहाल तो बचने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा, हम दोनों ही लुटेरों के कब्जे में हैं। और ये देखिए कौन वहां पर आ गया, बबलू आ जाता है वहां पर। उसकी आवाज को सुनकर फिनिस्ट कहता है कि अबे तू यहाँ पर क्या कर रहा है। तो बबलू कहता है कि देखो अब मैंने तुम्हारी नौकरी छोड़कर इन लुटेरों की नौकरी कर ली है। फिनिस्ट तो उसको काफी सुनाता भी है कि तुम इतने विश्वासघाती निकले, लेकिन बबलू उसकी बात का बुरा नहीं मानता और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पर क्या है कि ये लुटेरे किसी खजाने की बात कर रहे थे, मैंने चुपके से उनकी बातें सुनी और वहां से एक कीमती चीज उठा लाया। कहकर वो एक पुराना दिया निकालता है और कहता है कि इसकी चमक से तो लगता है कि ये काफी महंगा होगा, इसको बेचकर हमें खूब सारे पैसे मिल जाएंगे। ये कहकर वो उस दिए को गलती से घिस देता है और अचानक वहां मिट्टी का बना एक जिन प्रकट होता है। दोस्तों ये लोग तो डर जाते हैं और तभी वहां पर एक लुटेरा भी आ जाता है। तो जिन तो उसको एक ही मार में आसमान में उड़ा देता है। इसी बीच फिनिस्ट अपने जंजीरों को निकालने में सफल हो जाता है और फिर याका फिनिस्ट को बताती जाती है कि जिन किस तरफ से हमला कर रहा है। उसके हिसाब से फिनिस्ट उससे लड़ता रहता है। फिनिस्ट उसे कितना भी मारे जिन को कुछ होता नहीं, पर वो उल्टा फिनिस्ट को उठाकर पटकता है तो फिनिस्ट फिर बेहोश। वो बबलू की तरफ मुड़ता है तो वो तो जान की भीख मांगता है कि गलती हो गई मेरे बाप, जो मैंने दिए को घिस दिया, मुझे माफ कर दीजिए, कृपा करके उसके अंदर चले जाइए। लेकिन 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 जिन उस इंसान की बात मानता है जिसने उसे दिए से बाहर निकाला हो, इसीलिए बबलू की बात मानकर वो चुपचाप दिए के अंदर चला जाता है। अब वो याका से पूछता है कि ये कैसा मॉन्स्टर है। याका कहती है कि ये एक बुरा जिन है जिसे इन लुटेरों ने अपने दुश्मनों को डराने के लिए रखा हुआ है। इसी बीच लुटेरे बबलू को भी बंदी बना लेते हैं कि हमारे ही साथ रहकर तुम इनकी मदद करने चले, तुम्हें भी बंदी बनाना पड़ेगा। दोस्तों अब इनका जहाज हीवा नाम के एक शहर पहुंचता है। वहां के मार्केट में तरह तरह के फूड आइटम्स बिक रहे होते हैं। फिनिस्ट बबलू और याका को मार्केट के बीच में बांध कर रखा होता है। वैसे तो फिनिस्ट के गांव में आलू और कुछ गिने चुने फल ही मिलते थे, लेकिन यहाँ पर इतने प्रकार के फल वगैरह देखकर ये सभी दंग रह जाते हैं। तभी वहाँ पर एक अमीर आदमी आता है। वो याका से कहता है कि तुम काफी खूबसूरत हो लेकिन बूढ़ी हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं खरीदूंगा। याका चिढ़ जाती है कि बूढ़ी किसे कहा तुमने। वो उस आदमी को गलत जगह पे किक करती है गुस्से में, और ये देखकर वो लुटेरा भी गुस्से में याका को चाबुक से मारने लगता है। तभी डार्क नाम का एक आदमी उसका हाथ पकड़ता है। डार्क को देखते याका को ये देखिए प्यार हो जाता है और तभी डार्क का बॉस वहां पर आता है जिसका नाम है अनारी। वो इन तीनों को खरीद लेता है। वहां कुछ रिफ्यूजीज होते हैं जो अनारी की जय जयकार करते हैं कि हमारा रक्षक अनारी 100 साल जिए। इस तरह के वहां पर नारे लगते हैं। ये सारी बातें सुनकर फिनिस्ट को जलन होने लगती है क्योंकि कभी उसकी भी इसी तरह से जय जयकार हुआ करती थी। वो लाल मिर्ची लेकर जा रहे होते हैं। बबलू को भूख भी लगती है तो लाल मिर्ची को कोई फल समझकर वो खा जाता है। फिर जलन के मारे उसकी आंखों में नदियां बहना शुरू हो जाती है और तब एक आवाज आती है कि मैं जमाल हूँ और तुम जरूर कोई पागल होगे जो मिर्ची और फल के बीच का फर्क नहीं जानते। बबलू चौंक जाता है कि कौन बोला। वो आवाज कहती है कि मैं तुम्हारे आगे ही तो चल रहा हूँ, दिखता नहीं क्या। असल में इनके आगे ऊंट चल रहा होता है और उसी का नाम है जमाल। बबलू चौंक कर पूछता है कि इस शहर में ऊंट भी बोलते हैं क्या। अब जमाल गुस्सा हो जाता है कि मुझे ऊंट मत कहो समझे। वो जो डार्क है ना, मैं उसी की बॉडी में रहता था, लेकिन एक बुरे मांत्रिक के श्राप से मेरी आत्मा जो डार्क की बॉडी में थी अब इस ऊंट की बॉडी में आ गई है। लेकिन अनारी ने मुझसे वादा किया है कि वो मेरी आत्मा को मेरी ओरिजिनल बॉडी में पहुंचाने में मदद करेगा। और जैसा तुम लोग सोच रहे हो, अनारी वैसा जुल्मी आदमी नहीं है। असल में लुटेरे तुम जैसे मासूम लोगों को उठाकर लाते हैं और यहाँ पर बेच देते हैं। अनारी ऐसे लोगों को खरीद लेता है
और फिर उन्हें वापस उनके गांव या जहां भी वो रहते हैं वहां भिजवा देता है। यहाँ से सीधे रेगिस्तान के बीच बने हुए अनारी के घर को दिखाते हैं जो कि काफी आलीशान होता है। अनारी कहता है कि मेहमानों को पानी दो, तभी कछुए जैसा एक रोबोट पानी लेकर आता है। अब ये लोग तो डरते हैं तो अनारी कहता है नहीं नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी वैज्ञानिक कोशिशों से कछुए जैसा यंत्र बनाया है। इस घर में खाना पकाना, साफ सफाई करना, इस तरह के सारे काम ये यंत्र ही करते हैं। आप लोग नहा लो, गर्मा गर्म खाना तैयार हो जाएगा आपके लिए। ये लोग भी मस्त नहा कर आते हैं। याका जो बूढ़ी दिखती थी काफी यंग लगती है। टेबल पर तरह तरह के फल होते हैं, पर अपनी फिनिस्ट की टीम ने तो जिंदगी में इतने सारे फल कभी देखे नहीं थे। ऊपर से फिनिस्ट कुछ भी देख नहीं सकता, वो टेबल पर रखा नैपकिन उठाकर खाने लग जाता है। तब याका उसको रोकती है। तब अनारी कहता है कि रुकिए, ये सारी चीजें तो मेन डिश के बाद खाने की हैं, मेन डिशेस तो अब आएंगे। कहकर वो ताली बजाता है और कई कछुए डिशेस लेकर हाजिर हो जाते हैं। फिर पेट भर खाना खाने के बाद अनारी इनको एक सीक्रेट कमरे में लेकर जाता है जो दिखने में एक लैब लगता है। वहाँ एक कंटेनर में गोल्ड लिक्विड होता है। वो बताता है कि इसमें ऐसी शक्ति है कि इंसान हमेशा जवान बना रहे, लेकिन अभी तक मैंने इसको ठीक से किसी पर टेस्ट नहीं किया, इसीलिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर वो फिनिस्ट के सर पर एक डिवाइस फिक्स करता है जिस पर ग्लास होता है, उसके जरिए फिनिस्ट साफ साफ देख सकता है। वो बड़ी एक्साइटमेंट में कहता है कि बबलू याका, मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। तब फिनिस्ट अनारी से लिपट जाता है कि अरे आपने मेरी जो मदद की है उसको मैं जन्म जन्मांतर तक नहीं भूल पाऊंगा। उसके बाद अनारी उन्हें वो जादुई दिया दिखाता है जिसके अंदर से जिन निकला था। बबलू तो डर जाता है कि प्लीज इसको गलती से भी घिसना मत, बड़ा खतरनाक मॉन्स्टर निकलता है इसके अंदर से। लेकिन अनारी उसकी बात नहीं मानता और उस दिए को जरा खिस देता है। उसमें से निकलता है जिन। असल में ये मॉन्स्टर जिन मंत्र शक्ति से बनाया गया था, पर अनारी के पास एक ऐसा यंत्र है जिससे कि उसकी मंत्र शक्ति को अलग किया जा सकता है। उसकी मदद से वो उस शक्ति को मॉन्स्टर से अलग कर देता है और इस तरह से उस मॉन्स्टर का खात्मा हो जाता है। अनारी कहता है कि देखो, कल सुबह तुम्हें तुम्हारे गाँव छोड़ने के लिए मेरा जहाज तैयार रहेगा। तो दोस्तों उस रात तीनों आराम से सोते हैं कि कल घर जाएंगे। जमाल तो याका को इम्प्रेस करने में लगा होता है कि तुम बहुत ही सुंदर हो, एकदम देवी लगती हो, वगैरह वगैरह। तभी वहाँ पर एक पक्षी आता है जो कि लकड़ी का बना हुआ है। इसे भी अनारी ने बनाया था। असल में उसमें अनारी के लिए एक खबर भेजी गई थी जिसको पढ़कर अनारी परेशान हो जाता है। तो फिनिस्ट पूछता है कि क्या बात है, क्या दिक्कत हो गई। अनारी कहता है कि दक्षिण दिशा में एक रेगिस्तान है जहाँ एक खतरनाक मॉन्स्टर आया है। कुछ शिकारियों पर उसने हमला किया। उस मॉन्स्टर की पूंछ सांप जैसी दिखती है और उसका रूप बिल्ली जैसा है। अगर वो मॉन्स्टर शहर के अंदर आ गया तो लोगों को मार डालेगा। फिनिस्ट बताता है कि अरे आप जिस रूप का जिक्र कर रहे हैं उस मॉन्स्टर से मैं एक बार लड़ा भी था, शायद वही अब रेगिस्तान में पहुंच गया है। आपकी वजह से मेरी आंखें लौट आई, तो बदले में मुझे भी आपके लिए कुछ करने का मौका दीजिए, मैं उस मॉन्स्टर को पकड़ कर लेकर आऊंगा। अनारी भी उसकी बात मान जाता है। फिर सभी सो जाते हैं, लेकिन याका उठकर अनारी के लैब में जाती है और उसी गोल्ड लिक्विड को ढूंढती है जिससे कि वो हमेशा हमेशा के लिए जवान रहे। लेकिन अचानक ही अनारी की आहट को सुनकर वो क्लॉक वाले बॉक्स में छुप जाती है। पर अनारी बड़ी आसानी से पता लगा लेता है और कहता है कि बाहर निकलो मेरी जान, इस वक्त मेरे लैब में तुम कर क्या रही हो। याका कहती है कि आप इतने बड़े वैज्ञानिक जो ठहरे तो सोचा आपसे कुछ बुक्स लेकर पढ़ लूं। तो अनारी कहता है कि झूठ बोलते हुए तुम काफी क्यूट लगती हो वैसे। अब अगले दिन अनारी एक बड़ी मशीन ला कर रखता है। वो डार्क के साथ मिलकर उसके एक लीवर को घुमाने लग जाता है और बताता है कि ये मेरा नया आविष्कार है, ये एक फ्लाइंग मशीन है। कहकर वो कुछ बीज ऊपर उछालता है जो कि स्पिन करते हुए आराम से जमीन पर लैंड करते हैं। वो कहता है कि इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर मैंने ये मशीन बनाई है। तब वो फिनिश से कहता है कि तुम एक फैल्कन हो, राइट? मैंने तुम्हारा कवच और हथियार यहाँ मंगवा लिया है। और अपना हथियार पाकर फिनिस्ट बहुत ही खुश होता है। अनारी कहता है कि ऊपर एक बटन है, उसको दबाओ। और जब फिनिस्ट उसको दबाता है तो उसके आगे का हिस्सा जो कि चेन से बंधा हुआ लोहे का गोला होता है वो तेजी से निकलकर दीवार तोड़ देता है। और जब वो उसी बटन को दोबारा दबाता है तो वो गोला फिर से उसके हथियार के साथ कनेक्ट हो जाता है। और अब फाइनली उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए फिनिस्ट निकल रहा होता है। बबलू और याका भी उसके साथ आना चाहते हैं। तो फिनिस्ट पूछता है कि तुम दोनों को आने की क्या जरूरत है। बबलू कहता है कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो अनारी ने मुझे ढेर सारे पैसे देने का वादा किया है। और याका तुम क्यों आना चाहती हो? अगर उस मॉन्स्टर को पकड़ने में मैंने तुम्हारी मदद की तो अनारी मुझे वो गोल्ड लिक्विड देगा जिससे कि मैं हमेशा हमेशा के लिए जवान रहूंगी। और अब इनकी मदद करने के लिए जमाल और डार्क भी उस मशीन में बैठ जाते हैं और मस्त उड़ान भरकर रेगिस्तान में लैंड करते हैं जहां पर वो खतरनाक मॉन्स्टर रहता है। वहां उन शिकारियों का टेंट होता है और वहां अभी तक आग भी जल रही होती है, पर लगता है वहां पर काफी तोड़फोड़ मची हुई है। मतलब कि वो मॉन्स्टर कहीं आसपास ही होगा। ये सोचकर ये लोग उसके पैरों के निशान को फॉलो करते हैं। अब वहां पर एक गुफा होती है। ये लोग एक बॉक्स लेकर आए थे जिसका बटन दबाते ही वो एक बड़ा पिंजरा बन जाता है। अनारी ने ये भी बताया था कि इसका लीवर खींचने पर ये खुद उस मॉन्स्टर को अपने अंदर लॉक कर लेगा। फिर बाकियों को बाहर छोड़कर फिनिस्ट अकेले गुफा में जाता है।
वहाँ छुपा हुआ है वो मॉन्स्टर और वो सीधा फिनिस्ट पर हमला कर देता है। हालांकि फिनिस्ट को नया हथियार भी मिला था, लेकिन उस मॉन्स्टर का मुकाबला वो कर नहीं पाता अच्छे से और बेहोश हो जाता है। अब वो मॉन्स्टर गुफा से बाहर निकलता है और फिनिस्ट को काट करने वाला ही था कि इतने में फिनिस्ट के साथ ही उस पिंजरे का लिवर खींचते हैं तो पिंजरे का एक तरफ का दरवाजा खुलता है और अंदर से ढेर सारी जंजीरें निकलती हैं और फाइनली उस मॉन्स्टर को समेटकर बॉक्स में बंद कर देती है। और अब ये लोग उस पिंजरे को लेकर वापस अनारी के घर की ओर पैदल चलने लगते हैं। अब आप पूछोगे कि पैदल क्यों, इनका वो फ्लाइंग मशीन कहाँ चला गया? असल में अनारी ने उसको सिर्फ रेगिस्तान पहुंचने तक के लिए ही प्रोग्राम किया था, वापस जाने के लिए वो डिजाइन नहीं किया गया था। चलते चलते रात हो जाती है और ये लोग अब एक जगह रुकने का फैसला करते हैं। कुछ ही देर में सभी सो जाते हैं, लेकिन फिनिस्ट नहीं सोता। उसे पिंजरे के अंदर से किसी लड़की के गाने की आवाज आती है। जल्दबाजी में वो पिंजरे का दरवाजा खोलता है तो वहाँ मॉन्स्टर के बजाय लिसा होती है। फिनिस्ट चौंक जाता है कि तुम यहाँ कैसे आ गई, वो मॉन्स्टर कहाँ चला गया? वो कहती है कि तुम्हें सच बताऊं, मैं ही वो मॉन्स्टर हूँ। फिनिस्ट कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बुरी लड़की नहीं हो, प्लीज यहाँ से बच निकलो। पर इतने में याका जाग जाती है और वो फिनिस्ट को भी उस पिंजरे में बंद करके उसे लॉक कर लेती है। वो कहती है मुझे माफ कर दो फिनिस्ट, मुझे जवान रहने का वो लिक्विड चाहिए और बबलू को पैसे चाहिए। तुम्हारे स्वार्थ के लिए हम अपने इच्छाओं की कुर्बानी नहीं दे सकते। अब लीजा फिनिस्ट से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम भी यहाँ पर फंस गए। कोई बात नहीं लीजा, लेकिन तुम्हारे अंदर वो मॉन्स्टर आया कैसे? तब लीजा बताती है कि मुझे किसी ने ये शाप दिया था। जब तुम उस दिन किले में आए थे और तुमने मेरा हाथ पकड़ा तो अगले ही पल मेरा शरीर एक मॉन्स्टर का रूप लेने लग गया, इसलिए मुझसे दूर रहना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। फिनिस्ट उसको दिलासा देता है कि देखो, तुम्हें इस शाप से मुक्त कराने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। मुझे उम्मीद है कि अनारी हमारी मदद जरूर करेगा। बातों ही बातों में लगता है कि इनको एक दूसरे से प्यार भी हो गया दोस्तों, लेकिन वो इजहार नहीं करते। अनारी के घर के दो नौकर एक बुजुर्ग को लेकर आए होते हैं जिसके पास एक बिल्ली है। उसकी पूंछ चमक रही होती है। इस बिल्ली की पूंछ तुम्हारे पूरे घर को रोशनी से भर देती है, लेकिन मंत्र शक्ति यहाँ के लोगों के लिए खतरा भी बन सकती है। ऐसी शक्तियों को मिटाने में ही सबकी भलाई है। ये कहकर वो उस बिल्ली के शरीर से शक्तियां चूस कर उसको एक नीले रंग के लिक्विड में बदल लेते हैं और उसको एक अलमारी में रख देते हैं। तब दिखाते हैं कि वहाँ इस तरह के हजारों लिक्विड्स हैं। अगली सुबह अनारी हमेशा की तरह अपने कछुओं को ट्रेन कर रहा होता है, लेकिन कुछ ही देर में वो चलना बंद कर देता है। एक बार याका ने अपनी मंत्र शक्ति से बबलू की टोपी में जान डाल दी थी। फिलहाल उस टोपी को एक पिंजरे में रखा गया है। अनारी उसको एक टेबल पर रखता है तो उसकी सारी शक्तियां एक लिक्विड में बदल जाती है, जिसे फिर वो उस कछुए में डालता है। तब जाकर वो कछुआ चलने लगता है, लेकिन तब तक याका और बबलू वहां पहुंच चुके थे और वो छुपकर ये सारी चीजें देख लेते हैं। वो तुरंत ही फिनिस्ट को पिंजरे से बाहर लेकर आ जाते हैं और बता देते हैं कि अनारी अच्छा आदमी नहीं है। पर इतने में अनारी अपने आदमियों की मदद से इन सभी को पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम लोगों ने उस मॉन्स्टर को पकड़कर वाकई में बहुत ही बढ़िया काम किया है, लेकिन क्या है कि बदकिस्मती से तुम ऐसे रहस्य जान गए हो जो तुम्हें जानना नहीं चाहिए था। यहाँ के सारे लोग मुझे भला आदमी समझते हैं, पर अगर मैंने तुम सबको जाने दिया तो तुम लोगों को बता दोगे कि मैं कितना बुरा आदमी हूँ, इसीलिए तुम्हारा खात्मा करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। कहकर वो अपने लोहे के कछुओं को हुक्म देता है तो उनके सर अलग निकल आते हैं जो कि एक चेन से उनकी बॉडी के साथ कनेक्ट हुए हैं। वो फिनिस्ट, याका और लिसा को जंजीरों से लटका देते हैं, पर बबलू को अनारी ने बख्श दिया था क्योंकि पैसों के लालच में बबलू अनारी के साथ मिल गया था। असल में फिनिस्ट के गांव में जो लुटेरे आए थे वो असल में अनारी के ही आदमी थे। अनारी जान गया था कि पहाड़ पर उस खतरनाक मॉन्स्टर से मुकाबला करके अगर कोई जिंदा लौटा तो वो सिर्फ फिनिस्ट था और याका को छोटे मोटे मंत्र आते हैं। इसी वजह से अनारी ने यह सारा प्लान बनाया और उसके आदमी फिनिस्ट और याका को उठाकर लेकर आ गए थे। अनारी की हरकतें देखकर जमाल को गुस्सा आ जाता है और वो डार्क से कहता है कि तुम फिनिस्ट और उसके साथियों की मदद करो, पर डार्क कहता है कि मैं तो हमेशा अनारी का ही वफादार रहूंगा। जमाल गुस्से में उसके मुंह पे थूक देता है। डार्क चिढ़कर फिर अपने चाकू से जमाल को काटने जाता है तो पता चलता है कि जमाल असली ऊंट नहीं बल्कि वो अनारी का बनाया हुआ एक यंत्र है। अनारी अब अपने यंत्र की मदद से याका के शरीर से शक्तियों को चूसने लगता है। इसी बीच फिनिस्ट धीरे धीरे लिजा के पास पहुंच जाता है और उसके हाथ पकड़ लेता है। वो जानता है कि जब भी कोई लिजा का हाथ छूता है तो उसके अंदर का मॉन्स्टर बाहर आ जाता है और वैसा ही होता है। वो जंजीरें तोड़कर वहां पर खड़े अनारी के सभी आदमियों को मार गिराता है और फिनिस्ट पर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर रुक जाता है और झट से वहां से बच निकलता है। फिनिस्ट और याका जमाल को ले जाकर वहां से भागने लगते हैं, पर अनारी के आदमी उनका पीछा नहीं छोड़ते। फिनिस्ट उनसे लड़ता भी है। तब डार्क और उसके साथी याका को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन याका अपने मंत्र शक्ति का इस्तेमाल करके अपने बैग से तरबूज के बीज निकाल कर उन पर फेंकती है तो सारे के सारे तरबूज बनकर दुश्मनों के सर पर गिर जाते हैं
और वो बेहोश। इसी बीच अनारी के घर के नीचे एक बहुत बड़े कछुए को दिखाते हैं, जिस पर सवार होकर वो फिनिस्ट और याका का पीछा करने लगता है। तब बबलू कहता है कि ये आप क्या कर रहे हैं, अब तक ये मंत्र पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुआ। अनारी कहता है कि फिक्र मत करो, फिनिस्ट और याका को मिटाने के लिए इसकी शक्ति काफी है। एक सीन में कबर्ड में नीले रंग के बहुत सारे लिक्विड्स दिखाए गए थे, राइट? उन सभी को अनारी ने इस कछुए में भर दिया था और उसी की शक्ति से यंत्र चलेगा अब। पहले तो अनारी फिनिस्ट और याका पर छोटे छोटे कछुए जैसे बॉम्ब्स बरसाता है, वो नीचे गिर पड़ते हैं। फिर वो जमाल के शरीर से उसकी शक्तियां चूसता है, लेकिन याका ये सारी चीजें सह नहीं पाती और वो जमाल को अपनी शक्ति देने लगती है। और जैसे फिनिस्ट ऊपर आता है तो अनारी कछुए की गर्दन मोड़ देता है और फिनिस्ट के सर से वो टकरा जाता है, जिसकी वजह से फिनिस्ट का चश्मा नीचे गिर जाता है। यहाँ याका के शरीर की शक्ति भी चूस ली जाती है। तो बबलू डरता है कि कहीं याका मर न जाए। वो झट से अंदर घुसकर एक लीवर को खींच देता है। अनारी गुस्सा हो जाता है उसको देखकर कि मेरे साथ गद्दारी की तूने। गुस्से में वो दरवाजा खोलकर याका को नीचे धकेल देता है। अब याका के शरीर से सारी शक्ति जा चुकी है और वो बूढ़ी औरत बन जाती है। और तब लीजा, जिसने मॉन्स्टर का रूप ले लिया था, वो वहां पर आती है। अचानक उसे अपने मुंह के सामने देखकर अनारी झटका खा जाता है और गलती से लीवर को पीछे की तरफ खींच देता है। मौका देखकर फिनिस्ट एक रस्सी से उस बड़े कछुए को उलट देता है और आज तक अनारी ने जितना लिक्विड जमा करके रखा था वो सब पानी की तरह बह जाता है। वो कहता है कि इस बार मैं हार गया हूँ, लेकिन जल्द ही वापस आऊंगा। और तब उसके पंख निकल आते हैं और वो उड़ने वाला होता है, लेकिन किसी तकनीकी खराबी की वजह से वो उड़ नहीं पाता और ब्लू लिक्विड में ही गिर पड़ता है, मतलब उसमें डूब कर मर जाता है। और फिनिस्ट इसी बीच बेहोश हो जाता है। लिसा बहुत रोती है कि मुझे बचाने की कोशिश करने वाला ये इकलौता आदमी था और ये भी मर गया। उसके आंसू की एक बूंद फिनिस्ट के गाल पर गिरती है तो वो झट से आंख खोलता है। अब उसे सब कुछ पहले जैसा साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। लगता है लिसा के आंसू ही उसकी आंखों को ठीक करने की दवा थी। और इस तरह टूटे हुए बड़े कछुए में ही अनारी ने गोल्ड लिक्विड भी रखा हुआ था, जिससे इंसान हमेशा जवान रह सकता है। याका उसको निकाल कर पीती है, लेकिन जवानी क्या खा खानी थी। याका तो वैसी की वैसी रह जाती है, क्योंकि अनारी ने याका से झूठ बोला था ताकि वो उस मॉन्स्टर को पकड़ने में मदद करे। और अब पता चलता है कि बबलू भी बुरा नहीं है, बल्कि उसने फिनिस्ट की मदद करने के लिए ही अनारी का साथ देने की एक्टिंग की थी। तब फिनिस्ट लीजा से कहता है कि तुम्हारे शरीर से उस मॉन्स्टर को बाहर निकालने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन लीजा कहती है शायद तुम अब तक नहीं समझे, ये लड़की का रूप मेरा नहीं है, मेरा असली रूप तो मॉन्स्टर का है। फिनिस्ट जान जाता है कि लीजा का शाप बदला नहीं जा सकता, इसीलिए वो आखिरी बार उसको किस करके अपने प्यार का इजहार करता है। अगले ही पल वो मॉन्स्टर बन जाती है और फिनिस्ट को छोड़कर वहां से भाग जाती है। अब ये लोग वापस गांव में आ जाते हैं। फैल्कन के कॉस्ट्यूम में फिनिस्ट को देखकर लोग फिर से उसकी जय जयकार करते हैं कि फैल्कन वीर आ गया है, इसने शहर के खतरनाक मांत्रिक अनारी को हरा दिया। फिनिस्ट कहता है कि रुक जाओ, मैंने ये सब अकेले नहीं किया। अगर मेरे दोस्त मेरे साथ न होते तो मैं अनारी को जीत नहीं पाता। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाते हैं कि याका कोई पुराना बुक पढ़ रही है जिसमें उस मॉन्स्टर के बारे में लिखा हुआ है जिसका रूप लीजा को मिला है। वो तुरंत फिनिस्ट को बताती है कि जैसा तुम सोच रहे हो, लीजा का असली रूप मॉन्स्टर नहीं है, वो एक लड़की है, पर कुछ बुरे मांत्रिकों ने उसको मॉन्स्टर बना दिया और उसे झूठ बोल के रखा हुआ है कि मॉन्स्टर का रूप ही तुम्हारा असली रूप है। जब उसे इस बात का एहसास हो जाएगा तो वो मॉन्स्टर नहीं बनेगी। ये सुनकर फिनिस्ट खुशी से नाचने लगता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। लगता है दोस्तों इसका सेकंड पार्ट भी बनेगा, अगर बना तो उसको भी हम आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना क्योंकि बहुत जरूरी है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।